लर्निंग मार्केट्स विद मनीष में हम अपने NISM फाउंडेशन सीरीज का 4th चैप्टर सेकेंडरी मार्केट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सिंपल वर्ड्स में जो शेयर्स प्राइमरी मार्केट में प्राइमरी मार्केट में लिस्टिंग के लिए आए हैं, लिस्ट होने के बाद वो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करेंगे। आप प्राइमरी मार्केट वाला चैप्टर देखिए, आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करेंगे और ये किसके बीच में ट्रेडिंग होगी? अब ये इशूअर और नॉर्मल लोगों के बीच में नहीं होगी, ये अब दो इन्वेस्टर्स के बीच में होगी, जिनमें से किसी को खरीदना होगा, किसी को बेचना होगा। ये याद रखिएगा, ट्रांजैक्शंस इन सेकेंडरी मार्केट डू नॉट रिजल्ट इन एडिशनल कैपिटल टू द इशूअर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने 100 के शेयर 110 में खरीद लिए तो 10 रुपए कंपनी को मिल गया, ऐसा नहीं होता है। 10 रुपए उसे मिला है जिसने आपको ये बेचा है। लिक्विडिटी, देखिए सेकेंडरी मार्केट में सब चीज लिक्विडिटी ड्रिवन होती है। जो शेयर्स बाजार में कम होते हैं उनका दाम बढ़ते जाता है और जो शेयर्स बाजार में ज्यादा होते हैं उनका दाम कम होते जाता है, प्रोवाइडेड उनमें किसी को इंटरेस्ट हो बाइंग की। तो अगर मेरे शेयर्स लिमिटेड है बाजार में लेकिन ज्यादा लोगों को खरीदना है तो मेरा शेयर प्राइस बढ़ते रहेगा। बट मेरे शेयर्स बहुत है बाजार में बट किसी को नहीं खरीदना है तो वो प्राइस गिरते रहेगा, क्योंकि सबको फिर बेचना होगा। बेनिफिट्स क्या क्या हैं? देखिए सेकेंडरी मार्केट के पहला तो है प्राइस डिस्कवरी। कोई भी न्यूज आता है या कोई भी फ्यूचर परफॉर्मेंस होने वाला है, होता क्या है कि दिन भर आपका प्राइस दिन भर रिफ्लेक्ट करते रहता है ये चीजों को। एक भी पॉजिटिव चीज आई तो उसका प्राइस में रिफ्लेक्शन आएगा, एक भी नेगेटिव चीज आई उसका प्राइस में रिफ्लेक्शन आ जाएगा। यस बैंक के लिए खराब खबर आया था, शेयर 400 से गिरते गिरते 10 रुपए पे 5 रुपए तक पहुंच गया था। बट इन्फोसिस में अच्छा रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन था, 1100 से बढ़ते बढ़ते अभी 1400 तक आ गया है शेयर का प्राइस। तो ये हो गया आपका कि हर न्यूज, हर इन्फो, हर ऑप्टिमिज्म या हर नेगेटिव चीज उसमें फैक्टर्ड इन रहती है। तो वो बेनिफिट होता है प्राइस डिस्कवरी का। इंफॉर्मेशन सीकिंग, सेम चीज जो मैंने अभी बताया आपको कि बेसिकली प्राइस में आपका सब कुछ फैक्टर रहेगा। उस प्राइस पे आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना है, ये आपके ऊपर वो डिसीजन है। अगर आपको लगता है कि ठीक है मैंने 1100 में खरीदा था, 1300 आ गए, अभी बैंक को बेच देना चाहिए तो मैं बेच दूंगा, रिगार्डलेस कि वो इन्फॉर्मेशन इतना पॉजिटिव है कि आपको 1500 जाएगा, तो 1300 में कोई आदमी वही इन्फॉर्मेशन का बेसिस पे खरीदेगा एक्सपेक्टेशन में कि और ऊपर जाए। जाएगा कि नहीं जाएगा वो अलग चीज हो गया, बट इंफॉर्मेशन हमेशा प्राइस में रिफ्लेक्ट करते रहेगा। उसके बाद स्टॉक मार्केट्स इकोनॉमी का बेसिकली एक इंडिकेटर होते हैं। जब कोरोना का टाइम आया तो हमारा इंडेक्स निफ्टी जो था 12,900 12,800 ऐसे चल रहा था, वहां से उसने वन वे डाउन साइड लिया और वो सीधा 7,500 तक नीचे चला गया था। आप समझिए वहां से मतलब ऑलमोस्ट 50% करेक्ट हो गया था और आज 7,500 से हम ऑलमोस्ट 14,500 पे हैं, मतलब 90% हम ऊपर आ गए। क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमी रिकवरी करने लगी। कोरोना के इसमें 3-4 महीने सब कुछ बंद थे, लेकिन उसके बाद जो रिकवरी आई आप देखिए पहले से ज्यादा सब चीजें होने लग गई हैं। तो वो हो गया इकोनॉमी का इंडिकेटर। हमारे दो इंडेक्स जो हैं दुनिया भर में देखे जाते हैं, NSE का निफ्टी और BSE का सेंसेक्स, जो कि निफ्टी और सेंसेक्स के नाम से जो जनरली बोलते हैं। निफ्टी में होते हैं 50 स्टॉक्स, 50 स्टॉक्स है, 51 स्क्रिप्ट्स है, और BSE में है आपके, सेंसेक्स में है आपके 30 स्टॉक्स। तो उसमें 30 स्टॉक्स का वो इंडेक्स है, ये 50 स्टॉक का इंडेक्स है। अब हो गया मार्केट फॉर कॉर्पोरेट कंट्रोल। अब देखिए बेसिकली क्या है कि आपका मैनेजमेंट जैसा होगा वो चीज आपके स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आपका मैनेजमेंट स्ट्रांग है तो आप समझिए कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी और कंपनी के शेयर प्राइसेस भी अच्छे बढ़ते रहेंगे। लेकिन आपका मैनेजमेंट लोगों को पता है कि इनएफिशिएंट है, उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, उसने कभी कुछ अच्छा किया ही नहीं है, तो वो क्या होगा, नेगेटिव प्राइस में रिफ्लेक्ट करेगा कि प्राइस नीचे जाते जाएगा शेयर का। अब मार्केट स्ट्रक्चर एंड पार्टिसिपेंट, सबसे पहला है टॉप ऑफ द लैडर स्टॉक एक्सचेंजेस। स्टॉक एक्सचेंजेस सेकेंडरी मार्केट के सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आपके जो भी बाइंग सेलिंग होती है सब स्टॉक एक्सचेंजेस पे होती है। प्राइमरी मार्केट की लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंजेस में होगी। स्टॉक एक्सचेंजेस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहां पे आपके शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। दिन भर उस पर लाइव ट्रेडिंग चलती रहती है। हर प्राइस, हर
चीज का बिडिंग होती रहेगी कि मुझे ये शेयर खरीदना है, किसी को बेचना है तो वो अपना सेल प्राइस देते रहेगा कि मुझे ये सेल करना है, और ये बिड आस्क मैकेनिज्म से ये चीज चलते रहती है। अच्छा, इसमें लिखा है कि 3 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, लेकिन देखिए कोई क्वेश्चन अगर करे कितने स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडिया में, तो आज के डेट में कमोडिटी एक्सचेंजेस भी स्टॉक एक्सचेंजेस में काउंट होते हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, ये तो 3 हो गया। MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, NCDX नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ठीक है, और ICX इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज, ये 3 कमोडिटी एक्सचेंजेस हैं। तो टोटल 6 एक्सचेंजेस फंक्शनिंग है इंडिया में आज के डेट में, और 2 एक्सचेंज ऐसे हैं, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज और मगध स्टॉक एक्सचेंज, जिन लोगों में ट्रेडिंग नहीं होती है, बट ये आज भी सरेंडर नहीं किया है इन लोगों ने अपना मेंबरशिप। अब मेंबर्स देखिए, नेक्स्ट लैडर में होता है मेंबर्स। मेंबर्स मतलब क्या हो गया, स्टॉक एक्सचेंजेस के जो मेंबर होते हैं, कोई भी क्लाइंट को या कोई भी इन्वेस्टर को थ्रू ए मेंबर ट्रेड करना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंजेस में, तो ट्रेडिंग मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस कराते हैं। और स्टॉक एक्सचेंजेस के मेंबर्स का जो एफिलिएट्स होते हैं उनको बेसिकली ऑथराइज पर्संस बोलते हैं। सब ब्रोकर यहाँ दिया हुआ है, बट सब ब्रोकर का कंसेप्ट अब खत्म हो चुका है। हो सकता है एग्जाम में आपके सब ब्रोकर के नाम से आए, बट इसको बोलते हैं ऑथराइज पर्संस। और सब ब्रोकर कंसेप्ट अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, शायद ही कहीं बचा हुआ होगा, 1-2 बचे होंगे तो होंगे, नहीं तो मैक्सिमम खत्म हो चुके हैं। इट इज नाउ ऑल ऑथराइज पर्संस। अच्छा, मेंबर्स किस तरह के बन सकते हैं, ट्रेडिंग मेंबर भी बन सकते हैं, कुछ क्लियरिंग मेंबर्स भी बन सकते हैं। ट्रेडिंग और क्लियरिंग में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। अब इन्वेस्टर्स देखिए, इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो बाइंग और सेलिंग करते हैं मार्केट में, कॉम्पिटिटिव प्राइस मैकेनिज्म में और लिक्विड मार्केट में। बाई का ऑर्डर आपने लगाया उसको बिड बोलते हैं, किसी ने सेल का लगाया उसको आस्क बोलते हैं। बिड आस्क का मैचिंग होता है तो आपको आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। अगर आपको शेयर खरीदना था तो आपको शेयर मिल गया, आपको शेयर अगर नहीं खरीदना था, आपको बेचना था तो आपको वहां पे तो आपको अगर बेचना था तो आपने उसे बेच दिया। ये हो गया इन्वेस्टर का रोल वहां पे। अच्छा, अब इन्वेस्टर्स अगर इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो फर्स्ट चीज क्या है, उनको अपनी केवाईसी करनी पड़ेगी। वो केवाईसी के बेसिस पे ब्रोकर्स उनके यूनिक क्लाइंट कोड एक्सचेंजेस में बनाएंगे और वो यूनिक क्लाइंट कोड के थ्रू ट्रेडिंग होगी उनकी। अच्छा, ये तो नॉर्मल इन्वेस्टर्स का मैंने कर लिया। बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ये सब आते हैं इन्वेस्टर्स कैटेगरी में। ये लार्ज इन्वेस्टर्स में आते हैं और ये लोग को भी किसी ब्रोकर के थ्रू ही अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट कराने पड़ते हैं एक्सचेंजेस में। इशूअर्स हमने प्राइमरी मार्केट में डिस्कस किया था। इशूअर्स कौन से होते हैं, जो लोग अपना इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटीज, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स मार्केट में लिस्ट कराते हैं, वो होते हैं इशूअर्स। ट्रेडिंग, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट 3 प्रोसेस है। पहला है ट्रेडिंग, आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, आपने बाई किया या सेल किया, वो ब्रोकर ने आपके लिए एक्सचेंज पे एग्जीक्यूट किया, वो हो गया ट्रेडिंग का प्रोसेस। क्लियरिंग क्या हुआ, क्लियरिंग ये हुआ कि आपने मान लीजिए आपने 100 शेयर सेल किया, किसी ने 100 शेयर बाई किया, ठीक है, तो किसी ने 100 शेयर सेल किया है, किसी ने बाई किया है, ये दोनों को मैच कराना इस क्लियरिंग एक्टिविटी। और सेटलमेंट क्या है कि मान लीजिए आपने शेयर बाई किया है तो वो शेयर आपके डीमैट में आएंगे, और किसी ने शेयर सेल किया है उसके डीमैट से निकलेगा, उसके डीमैट से निकल के आपके आने के शेयर के अंदर आने तक का प्रोसेस इज कॉल्ड सेटलमेंट। इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर मैचिंग फैसिलिटीज हैं, हर एक्सचेंज में अभी यही फैसिलिटी चलती है। 2 तरह के ट्रेड्स हो सकते हैं, या तो आप सेम डे अपने ट्रेड को काट दें या फिर सेटलमेंट के लिए आप जाएं, जो कि T+2 पे जाता है। ये कैश सेगमेंट का हुआ। इसी तरह FNO भी होता है, वो सब मैं धीरे धीरे आपको बता दूंगा विद टाइम। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन अभी हम फाउंडेशन कर रहे हैं, इसलिए वो डेरिवेटिव जब करेंगे तो डेरिवेटिव का डिस्कशन करेंगे। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन देखिए, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बेसिकली एक्सचेंजेस के होली ओन सब्सिडीज होते हैं जो सिर्फ क्लियरिंग एक्टिविटीज करते हैं। ऑर्डर मैचिंग हुआ, ट्रेडिंग सेटलमेंट हुआ, वो सब उनका काम नहीं है। उनका काम क्या है, उनका काम ये है कि किसी एक ब्रोकर ने 100 शेयर रिलायंस से खरीदे और 80 शेयर उसने सेल किए, तो वो दोनों को मैच करके 20 शेयर का जो नेट ऑफ है वो कहां से एडजस्ट होगा, वो वहां से निकाल के देना, ये उसका मेन काम है। ये इनके नाम है, NSE का है, NSE क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, जिसको अब NCL बोलते हैं, नेशनल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और BSE का है ICCL। अच्छा, और MSCI का ये है जिसको M क्लियर के नाम से भी वो लोग जनरली बोलते हैं। रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉक एक्सचेंजेस हैव रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम टू इंश्योर अगेंस्ट द इवेंट ऑफ एक्सचेंज डिफॉल्ट ऑन पेइंग
डिलीवरी ऑब्लिगेशन मेंबर्स मे डिफॉल्ट ऑन पेइंग और डिलीवरी ऑब्लिगेशन। मतलब क्या हुआ, सिंपल सा ये समझिए कि ब्रोकर्स जो होते हैं वो बाइंग और सेलिंग कराते हैं। अगर मान लीजिए ब्रोकर ही डिफॉल्ट कर जाए तो एक्सचेंज क्या करता है, उनके पास रिस्क मैनेजमेंट मैकेनिज्म होता है। मान लीजिए अगर उस ब्रोकर का 1 करोड़ का डिपॉजिट है स्टॉक एक्सचेंज के पास, तो वो उसको लिमिट 80 लाख तक ही देता है। क्यों? ताकि वो 80 लाख तक के ही ट्रेड्स में एंटर करे, और उससे ज्यादा अगर जाएगा तो फिर उसमें इशू क्रिएट हो जाए। क्यों? क्योंकि वहां पर पता चला कि उसको डिलीवरी में मान लीजिए कोई इशू आ गया या पेमेंट में वो डिफॉल्ट कर गया, तो वो डिफॉल्ट कौन बियर करेगा। इसलिए एक्सचेंजेस उसमें रिस्क मैनेजमेंट लगाते हैं और लिमिट कर देते हैं एक्सपोजर्स को। डिपॉजिटरीज एंड डीपीज, देखिए जो भी आपके शेयर्स होते हैं ना, वो सारे शेयर्स का ट्रांजैक्शन डीमेटलाइज फॉर्म में अगर आप एक्सचेंजेस में ट्रेड कर रहे हैं तो होता है। वो सबके शेयर्स का ट्रांसफर, इधर से उधर आना जाना, ये सब करता है एनएचडीएल और सीडीएसएल, 2 डिपॉजिटरीज है इंडिया में, ये दोनों करते हैं इसको। इन्वेस्टर्स अपना डीपी अकाउंट खोलते हैं किसी ब्रोकर के पास या बैंक के पास या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, और उन डीबी अकाउंट्स का जो एक्चुअल ये केयर टेकर होता है वो एनएसडीएल और सीडीएसएल 2 डिपॉजिटरीज हो गए। उसी डीपी में आपके शेयर्स आते हैं, वहीं से आप सेल करते हैं तो जाते हैं। कस्टोडियंस कौन से हो गए? कस्टोडियंस हो गए जो इंस्टीट्यूशनल इंटरमीडियरीज हुए टू ऑफ लार्ज बायर्स, मतलब बैंक्स है, फिर आपके म्यूचुअल फंड्स हैं, उसके बाद ये क्या नाम है इसका, आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, एचएनआईज हैं। एचएनआईज तो नहीं चलिए, एचएनआईज तो नॉर्मल जगह भी होते हैं। तो इनके जो ट्रेड्स होते हैं ना, ट्रेड्स के वॉल्यूम काफी बड़े होते हैं। तो ये कहाँ कौन मैनेज करता है? कस्टोडियंस मैनेज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक बल्क में पैसा आता है और बल्क में शेयर्स वो बाई करते हैं या सेल करते हैं। तो ये हो गया कस्टोडियन। अब उसके बाद रेगुलेशन, देखिए सेबी के अंडर आता है और सीकरा रेगुलेशंस, मतलब SCRA बोलते हैं इसको, सीकरा रेगुलेशंस। तो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशंस एक्ट 1956, सीकरा रेगुलेशंस और सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स 1957, ये हो गया 2 गवर्निंग रेगुलेशंस, और सब कुछ को सेबी ओवरसाइट करता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब ब्रोकर एंड क्लाइंट एक्विजिशन प्रोसेस समझ लेते हैं। देखिए ब्रोकर पहले तो एक मेंबर बनता है स्टॉक एक्सचेंज का, ठीक है, तो उसके बाद उसकी रजिस्ट्रेशन होती है सेबी में। सेबी अगर परमिट कर देता है उसको, तो उसको एक्सचेंजेस स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद ब्रोकर्स क्या करते हैं, अपने ऑथराइज पर्सन अपॉइंट करते हैं या उनकी डायरेक्ट जितनी रीच होती है उन क्लाइंट्स तक पहुंचते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई आप हमारे थ्रू ट्रेडिंग करो। तो अब ब्रोकर्स में देखिए पहला चीज तो ये है कि ब्रोकर्स को सेबी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। तो अभी INZ करके एक नंबर सीरीज चल रही है, उसी INZ नंबर के अंदर ब्रोकर को रजिस्ट्रेशन मिलता है टू एन स्टॉक एक्सचेंज, और किसी भी एक स्टॉक एक्सचेंज से उसने अगर ले लिया तो बाकी में बस वो अप्लाई करेगा और उसी नंबर के अगेंस्ट खाली वो मेंबरशिप फीस और डिपॉजिट्स वगैरह देगा, तो उसको वो पैसा मतलब उस एक्सचेंज में काम करने मिल जाएगा। तो कोई भी एक एक्सचेंज के थ्रू आप ले लीजिए, उसके बाद आपको बाकी एक्सचेंजेस का भी आपको लेने में इजी हो जाता है। ये हो गया ब्रोकर्स का लेने का। अब उसके बाद वो क्या करते हैं, अपने ऑथराइज पर्सन अपॉइंट करते हैं या खुद के ब्रांच ऑफिसेस खोलते हैं। जहां तक उनकी कैपेसिटी होती है वो खुद खोल लेते हैं, लेकिन मान लीजिए छोटे छोटे गांवों में तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है, तो वहां वो ऑथराइज पर्सन वगैरह अपॉइंट करते हैं। वो ऑथराइज पर्सन क्या काम करते हैं, वो ऑथराइज पर्सन क्या करते हैं, क्लाइंट्स को समझाते हैं जाके ये बाइंग करना चाहिए, ये सेल करना चाहिए, ये ऐसे बाइंग होता है, ये ऐसे सेलिंग होता है, स्टॉक मार्केट का ये एडवांटेज है, तो ये सब वो समझाते हैं। अच्छा, जनरली आजकल तो ऐप के बेसिस पे ही ट्रेडिंग हो रही है, कुछ लोग फोन पे आज भी ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग ब्रोकर के ऑफिस में जाते हैं, बैठते हैं और फिजिकल ऑर्डर लगवाते हैं, कुछ लोग एपी के या ब्रांच के ऑफिस में जाके बैठ के ट्रेडिंग करते हैं, कुछ ब्रोकर्स ने अपने ऐप दे के रखे हैं, लोग ऐप के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं। तो इस तरीके से। अच्छा, कोई भी ब्रोकर बन सकता है क्या? नहीं, कुछ क्राइटेरियाज हैं। आपका नेटवर्क रिक्वायरमेंट है, एक्सचेंज में इतना डिपॉजिट रखना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको एक प्रॉपर ऑफिस स्पेस होना चाहिए, इक्विपमेंट, मैन पावर होना चाहिए, आपका खुद का एक्सपीरियंस होना चाहिए सिक्योरिटीज मार्केट में। कल मुझे मन किया और मैं जाके अपना एक मेंबरशिप ले लूं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो वो इस तरीके से, और ब्रोकर को इन सब के अगेंस्ट में क्या मिलता है, एक अमाउंट मिलता है जिसको बोलते हैं ब्रोकरेज। अब ब्रोकर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, उसको सारे रिकॉर्ड्स रखने पड़ते हैं, ठीक है, क्लाइंट्स के फंड मैनेज करने पड़ते हैं सेपरेट अकाउंट में रख के,
क्लाइंट्स को कॉन्ट्रैक्ट नोट देना पड़ता है 24 आवर्स के अगेंस्ट। जैसे ही पेइंग साइकिल या पेमेंट साइकिल आता है या पे आउट साइकिल आता है, फंड्स लेना और शेयर्स देना लेना सब करना पड़ता है। जो भी उसमें पैसे का पेइंग पे आउट है वो आपको एक्सचेंजेस को विद इन 24 आवर्स करना पड़ता है, और एक्सचेंज से जब मिला तो वो क्लाइंट को देना पड़ता है। क्लाइंट रनिंग अकाउंट ऑथराइजेशन भी रख सकता है, मतलब डेली पे इन पे आउट ना करे, बट वो जब मांगे तो देना होगा आपको। और कंप्लायंस ऑफिसर उसको अपॉइंट करना पड़ता है, जो कि एक्सचेंजेस के साथ डील करता है और डे टू डे कंप्लायंसेस में हेल्प करता है। अब क्लाइंट एक्विजिशन प्रोसेस समझ लेते हैं एक ब्रोकर के लिए, कैसे वो क्लाइंट एक्वायर करेगा। देखिए पहला तो उसको ये है कि उसको केवाईसी करवाना होगा क्लाइंट्स का। उसमें कैसा है कि उसको नेक्स्ट फॉर्मेलिटी करना होगा इन पर्सन वेरिफिकेशन, मतलब उस क्लाइंट को उसको इन पर्सन वेरीफाई करना होगा। आज के डेट में वीडियो आईपीवी वगैरह भी अलाउड है, तो वीडियो के थ्रू भी वो आईपीवी की जा सकती है, वो अलाउड है। उसमें कैसा है कि अब केवाईसी करेंगे तो डिटेल्स क्या क्या लेंगे, पर्सनल डिटेल्स लेना पड़ेगा, मतलब बेसिकली नेम, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, पैन नंबर, फिर आधार नंबर, ये सब आप ले सकते हैं। उसके बाद एड्रेस डिटेल आपको चाहिए, वोटर कार्ड या फिर कोई परमानेंट एड्रेस है, कोई भी प्रूफ। इनकम प्रूफ इंपॉर्टेंट है, ऑक्यूपेशन और नेटवर्क जरूरी है। क्यों? देखिए पहला चीज तो ये है, शेयर मार्केट में कोई भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता, आपके पास एक नेसेसरी इनकम होना चाहिए। आप कोई भी कहीं का भी कमाए हुआ पैसा शेयर मार्केट में डाल दें, ऐसा नहीं होता है। आपके पास जेन्युइन इनकम होना चाहिए और जेन्युइन सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, तो ही आप शेयर मार्केट में पैसे लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आपके बैंक और क्लाइंट्स के बैंक और डीमैट डिटेल्स लेने पड़ेंगे, और जिसमें डीपी में जिस डीपी से शेयर आने जाने हैं और जिस बैंक अकाउंट से पैसे आने जाने हैं वो मैप किया जाता है एक्सचेंजेस में। और एक सेल्फ डिक्लेरेशन लिया जाता है क्लाइंट से कि उसने लास्ट 3 साल में कोई गलत एक्टिविटी तो नहीं की है। उसके बाद कि ब्रोकर को क्या देना पड़ता है, ब्रोकर को क्लाइंट्स को राइट्स एंड ऑब्लिगेशन देना पड़ता है, डिटेल्स, उस रिस्क क्या क्या है शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के वो उसको बताने पड़ते हैं, गाइडेंस नोट्स देना पड़ता है, डूज एंड डोंट्स क्लियरली बताना पड़ता है। एक इंडेक्स में ये बताना पड़ता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। टैरिफ शीट देना पड़ता है कि क्या चीज का क्या रेट लगेगा, डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट का क्या रेट है, इंट्राडे कॉन्ट्रैक्ट में क्या ब्रोकरेज लगने वाला है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में क्या रेट लगेगा, सब बताना पड़ता है। फिर उसके बाद आपका एक्सचेंज, आपके कंपनी का, स्टॉक एक्सचेंजेस का और सेबी का जो भी कंप्लेन डिटेल्स है, यहाँ आप कंप्लेन कर सकते हैं, वो डिटेल्स आपको देना पड़ता है क्लाइंट को। उसके बाद ब्रोकर्स को ये सब कुछ पॉलिसीज मेंटेन करने पड़ती हैं, आप बस इसको पढ़ लीजिएगा ऐसे ही, ये पॉलिसीज आप ऐसे ही पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं सिग्निफिकेंट। अच्छा, ये जो भी केवाईसी, ये सब केवाईसी का प्रोसेस कंप्लीट हुआ, उसके बाद क्या होगा, केवाईसी के बेसिस पे, केवाईसी के डिटेल्स के बेसिस पे ब्रोकर एक्सचेंज में यूनिक क्लाइंट कोड क्रिएट करता है। तो हर ब्रोकर के संग हर क्लाइंट का एक यूनिक क्लाइंट कोड होता है, उसी क्लाइंट कोड के अगेंस्ट ट्रेडिंग होती है, उसी क्लाइंट कोड में ट्रेडिंग होती है बेसिकली। अच्छा, अभी एक नया कंसेप्ट चल रहा है 3-in-1 अकाउंट। बेसिकली बैंक जितने हैं ना, एचडीएफसी, एक्सिस, ये लोग सब 3-in-1 अकाउंट खोलते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, सीधा अकाउंट आपका आपके सेविंग बैंक अकाउंट से लिंक कर देते हैं, उसी में आपकी ट्रेडिंग होती है, उसी में आपकी सेविंग्स बैंक रहती है और उसी में आपका डीमैट अकाउंट रहता है। अच्छा, ये पावर ऑफ अटॉर्नी। देखिए पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है, चूंकि आपका शेयर्स जो है डीमैट पर रहता है, वहां से शेयर्स निकालने और डालने के लिए एक पावर ऑफ अटॉर्नी का जरूरत है, बेसिकली निकालने के लिए जरूरत है। तो उसमें क्या होके रखा है कि फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ब्रोकर्स ने पावर ऑफ अटॉर्नी ले लिए क्लाइंट से कि आपके डीपी से वो शेयर्स जब जरूरत पड़ेगा तो निकाल लेंगे। बेसिकली आपने सेल किया तो वो ले लेंगे, बट ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने अपने पर्सनल यूज के लिए वो शेयर्स निकाल लिए हैं और उस क्लाइंट्स के शेयर्स का मिसयूज कर दिया है। अब ट्रेड एग्जीक्यूशन पे आते हैं। देखिए ट्रेड एग्जीक्यूशन ट्रेडिंग सिस्टम है, एक्सचेंजेस प्रोवाइड करते हैं। आउटक्राई यहाँ जो लिखा है ना, ये सिस्टम अब खत्म हो चुका है, ये आपने स्कैम 1992 में देखा होगा, बट ये अब कहीं नहीं चलता है, अब सब जगह ऑनलाइन ट्रेडिंग ही होती है। अगर आप किसी ब्रोकर के जाके फिजिकली बोल भी रहे हैं ना, तो वो भी उसका डीलर उसमें अपने टर्मिनल पे ही ट्रेड मारता है। वो एनएससी नीड देता है, एमएससीआई टीडब्ल्यूएस देता है, बीएससी बोल्ड देता है, एमसीएक्स भी टीडब्ल्यूएस देता है। फिर इसी तरह आपके हर एक्सचेंजेस का एक प्लेटफॉर्म है। तो उस तरीके से ये लोगों ने सबने अपने अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देके रखे हैं ब्रोकर्स को, उसी पे सौदा लगता है। अच्छा, इसके सिवा
ब्रोकर चाहे तो अपना खुद का भी एक रख सकता है, और कितने सारे वेंडर्स ऐसे हैं जो एक्सचेंज का मतलब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो वो फैसिलिटी भी ब्रोकर्स अपने हिसाब से रख सकते हैं या कस्टमाइज भी करवा सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। अब ये इसमें क्या होता है, पहले तो देखिए बाई और सेल के लिए ऑर्डर प्लेस किया जाएगा, फिर वो एक्सचेंज ट्रेडिंग सिस्टम में जाएगा, ऑर्डर आपके जैसे ही ट्रेडिंग स्क्रीन पे देखिएगा मैचिंग होगा इलेक्ट्रॉनिकली, फिर उसके बाद कंफर्मेशन आपको ट्रेड एग्जीक्यूशन में मिल जाएगा। वो ट्रेड एग्जीक्यूशन का कंफर्मेशन मिलने के बाद आपको बेसिकली ब्रोकर एक कॉन्ट्रैक्ट नोट देगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नोट ये सिग्निफाई करेगा कि आपने ये चीज खरीदा है, इसमें ये ब्रोकरेज लगा है, इसमें ये चार्जेस लगे हैं, इसमें ये एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन चार्जेस लगे हैं, इसमें ये सेबी का कॉस्ट लगा है, तो वो डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। अब हो गया, हम ऑर्डर पे आते हैं। देखिए ऑर्डर सिंपल होता है, मेरे को 2000 रिलायंस के शेयर खरीदने, मैंने बोला ब्रोकर को भाई 2000 रिलायंस के शेयर खरीदने, उसने क्या किया, ऑर्डर मार दिया। और लेकिन देयर आर वैरायटी ऑफ ऑर्डर्स। अब हम क्या क्या तरह के ऑर्डर्स होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। लिमिट ऑर्डर, पहला चीज तो ये, मुझे रिलायंस के शेयर लेने हैं 1950 रुपीज में, मतलब मुझे प्राइस मैंने बता दिया, मेरे को इस प्राइस पे इतने शेयर्स चाहिए रिलायंस के, तो वो हो गया एक लिमिट ऑर्डर। मेरे को 2000 शेयर आईटीसी के 220 रुपए में बेचने हैं, ये हो गया क्लियर कट सेल ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर इसको बोलेंगे। मैंने क्योंकि प्राइस लिमिट कर दिया है और क्वांटिटी लिमिट कर दिया है। अब हो गया मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर क्या होता है, मार्केट ऑर्डर सिंपल वे में अगर समझे तो मुझे 2000 रिलायंस के शेयर खरीदने हैं, ओपन मार्केट में आप ऑर्डर मार देंगे, जिस प्राइस में मिला मिल सकता है, 10-12 प्राइस पे भी एग्जीक्यूट हो सकता है, मतलब 1948 में भी होगा, 1949 में भी होगा, 1950 में भी होगा, मतलब 4-5 प्राइस में आपका ऑर्डर हिट होगा। तो ये हो गया आपका बेसिकली ओपन मार्केट ऑर्डर। फिर एक होता है इमीडिएट और कैंसिल। इमीडिएट और कैंसिल ऑर्डर क्या होता है, देखिए आपको एक पर्टिकुलर प्राइस पे वो चीज चाहिए, आपने ऑर्डर मारा, अगर आया तो ठीक, नहीं तो आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। ये चीज हो गया इमीडिएट और कैंसिल। तो इस इमीडिएट और कैंसिल को क्यों लगाएगा, देखिए मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है, अगर आपको प्राइस अपना स्पेसिफिक चाहिए और उसी टाइम फ्रेम में चाहिए, आपको मालूम है विद इन ए सेकंड ये प्राइस ऊपर नीचे भी हो जाएगा, तो वो फायदा नहीं होता है फिर आपको ज्यादा, इसलिए आप क्या करते हो, आप इमीडिएट और कैंसिल का ऑर्डर मार देते हैं। फिर होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर। स्टॉप लॉस ऑर्डर देख लीजिए क्या होता है, ऑलरेडी आपने मान लीजिए आपने बाय किया हो या सेल किया हो, अब प्राइस आपके अगेंस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप कितना लॉस बियर कर सकते हो, उसको बोलते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर। मतलब मान लीजिए मैंने 1950 में 1000 रिलायंस के शेयर खरीद लिए, अब मैं तो चाहता हूँ कि प्राइस ऊपर जाए ना, बट नीचे जाएगा तो कितना लॉस तक मैं बियर कर सकता हूँ, तो मैंने एक स्टॉप लॉस लगा दिया कि 1930 पे आएगा तो मैं बेच दूंगा, 20 रुपए पर शेयर मैं लॉस करूंगा, लेकिन मैं उससे ज्यादा लॉस नहीं कर सकता। तो ये हो गया आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर। उसके बाद डिस्क्लोज क्वांटिटी ऑर्डर, देखिए मैं वो ये सब चीजें समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि आजकल सारा क्वांटिटी डिस्क्लोज ही रहता है। डे ऑर्डर्स एंड डीटीसी ऑर्डर्स, बेसिकली क्या हो गया, अगर मान लीजिए मैंने एक ऑर्डर लगाया कि मुझे 1000 रिलायंस के शेयर्स चाहिए, ठीक है, और मैंने एक पर्टिकुलर प्राइस लगा दिया, मान लीजिए 1950 लगा दिया, अब मार्केट में 1960 का प्राइस चल रहा है, तो अब जब तक वो प्राइस आएगा नहीं तब तक मेरा ऑर्डर हिट होगा नहीं। तो ये एक चीज हो गया। दूसरा चीज गुड टिल कैंसिल्ड। गुड टिल कैंसिल्ड क्या हो गया कि जब तक मैं खुद से चल के कैंसिल ना करूं वो ऑर्डर एज इट इज इंटैक्ट रहेगा। उसके बाद आता है मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर। देखिए जो भी आप ऑर्डर, आप मान लीजिए 1960 में बाजार में चल रहा है, आपने 1950 का प्राइस लगाया था कि मुझे 1950 में चाहिए, आप देख रहे हो कि आ ही नहीं रहा है, तो आप अपना प्राइस मॉडिफाई करते हो कि ठीक है भाई मेरे को 1960 में ही दे दे, तो वो हो गया मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर। मार्केट 9:15 से ट्रेडिंग स्टार्ट होती है, 3:30 तक ट्रेडिंग चलती है, यही आज की डेट में इक्विटी मार्केट का ट्रेडिंग टाइमिंग है। कमोडिटी मार्केट रात को 11:30 बजे और आपके विंटर में 11:45 तक चलता है और समर्स में 11:30 तक चलता है। होलसेल डेट मार्केट एनएससी पे 9 बजे से लेकर 5:15 बजे तक चलता है। करेंसी मार्केट एनएससी पे आपका 5 बजे तक शाम को चलता है। अच्छा, 9 बजे से लेकिन प्राइस आने चालू हो जाते हैं, उसको प्री ओपन सेक्शन बोलते हैं, तो 15 मिनट का प्री ओपन होता है, 9:15 बजे से एक्चुअल ट्रेडिंग चालू होती है।
जैसे मैंने बताया था कि ब्रोकर्स अपना चाहे तो सेपरेट सॉफ्टवेयर भी ले सकते हैं, तो काफी ब्रोकर्स के पास सेपरेट अपना फ्रंट एंड ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर होता है, और जो लोग ऐप वगैरह प्रोवाइड करते हैं वो तो अपने ऐप वगैरह भी डिजाइन करवाते हैं। अच्छा, अब आप जब भी बाई ऑर्डर करते हैं प्लेस, उसको बोलते हैं बिड। जब आप सेल ऑर्डर प्लेस करते हैं उसको बोलते हैं आस्क। मतलब आप उतना प्राइस मांग रहे हैं तब आपको अपना शेयर बेचना है, और बिड मतलब आप उतना प्राइस देने को रेडी हैं तब आपको अपने शेयर्स आपको चाहिए। ये बिड आस्क का मैचिंग के कारण ही हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। ये बिड आस्क स्प्रेड वगैरह आप लोग देख लीजिएगा। कॉन्ट्रैक्ट नोट देखिए, कॉन्ट्रैक्ट नोट जैसे मैं बताया कि आपका जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट होगा उस पर ब्रोकर अपना एक कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको बना के देगा जिसमें किस प्राइस पे एग्जीक्यूट हुआ, फिर उसमें आपका क्लाइंट नंबर, पैन नंबर, सब डिटेल्स रहेंगे, आपके कितने गवर्नमेंट चार्जेस लगे, कितना जीएसटी लगा, कितना ब्रोकरेज लगा, क्या सेटलमेंट नंबर है, क्या प्राइस पे हुआ था, कितनी क्वांटिटी थी, सब उसमें डिस्क्लोज रहेगा। अच्छा, पहले फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट नोट्स पे आते थे, आज भी आप फिजिकल ऑप्ट कर सकते हैं, बट मैक्सिमम ब्रोकर्स आज के डेट में ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट नोट ईसीएन ही देना प्रेफर करते हैं। कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग देखिए, कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग तीन कॉस्ट की मेन कैटेगरी है, एक यूजर चार्जेस, एक स्टैट्यूटरी लेवीज और एक स्प्रेड एंड इम्पैक्ट कॉस्ट। देखिए, स्प्रेड एंड इम्पैक्ट कॉस्ट आपको कहीं दिखेगा नहीं। स्टैट्यूटरी लेवीज क्या हो गया, गवर्नमेंट का जो आपका जीएसटी हो गया, फिर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स हो गया, कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स हो गया, ये हो गया स्टैट्यूटरी लेवीज। और यूजर चार्जेस क्या हो गया, एक्सचेंज में जब आपने ट्रांजेक्शन किया, एक्सचेंज का ट्रांजेक्शन चार्जेस लगता है, ब्रोकरेज आपको लगेगा, सेबी यूजर फीस लगता है, ये होगा यूजर चार्जेस। अच्छा, चूंकि आप ब्रोकर का यूजर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं तो वो बेसिकली आपसे एक छोटा सा ब्रोकरेज चार्ज करता है, उसी को बेसिकली यूजर चार्जेस कैटेगरी में रखते हैं। स्टैट्यूटरी चार्जेस का पूरा ये टेबल है, टेबल पढ़ लीजिएगा। एसटीटी इन लोगों ने लिखा है, एसटीटी सीटीटी दो चार्जेस लगते हैं, शेयर्स पे लगता है एसटीटी और कमोडिटीज पे लगता है सीटीटी, और वो सब के ऊपर गवर्नमेंट अपने से जीएसटी भी देता है, तो हर जगह गवर्नमेंट को पैसे तो चाहिए। ये टेबल पढ़ लीजिएगा, रेट चार्ट याद कर लीजिएगा। अब बिड आस्क स्प्रेड का समझ लेते हैं। देखिए, मैंने बाई करना है शेयर 1950 में, लेकिन कोई सेल करने को बैठा 1951 में, जब तक या तो वो अपनी प्राइस रिड्यूस करे या मैं अपनी प्राइस बनाऊं, ऑर्डर मैच नहीं होगा। इसको बोलते हैं बिड आस्क स्प्रेड। तो या तो मैं अपनी प्राइस ऊपर ले जाऊंगा या वो अपनी प्राइस नीचे लेके आएगा। जब वो आ जाएगा तभी ऑर्डर मैच होगा, या कोई तीसरा पर्सन 1950 में बेचने को रेडी हो जाए या कोई तीसरा पर्सन 1951 में खरीदने को रेडी हो जाए, तो वो ऑर्डर मैचिंग होती है। इम्पैक्ट कॉस्ट, जो ये बिड आस्क स्प्रेड के बीच में जो गैप है ना, इसी को बोलते हैं इम्पैक्ट कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ द शेयर प्राइस। तो जैसे मैंने ₹1 का बताया 1950 पे, तो ₹1 1950 पे क्या परसेंटेज है, वही हो गया बिड आस्क का इम्पैक्ट कॉस्ट। अब देखिए, डिलीवरी एंड स्क्वायर ऑफ। देखिए, मैंने बताया जैसे दो तरह के ट्रेड आप करते हैं, या तो आप इंट्राडे कर लेते हैं, मतलब आपने सुबह लिया शाम तक बेच दिया, या फिर आप डिलीवरी में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो कि 2 दिन बाद आपको फिजिकल डिलीवरी शेयर्स की, फिजिकल नहीं मतलब डीमैट में डिलीवरी मिल जाएगी। ये चीज हो गया। तो या तो आप डिलीवरी ले रहे हैं शेयर्स के, या फिर स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, मतलब शाम तक अपने ट्रेड्स को काट दे रहे हैं। अब ये देखिए एग्जांपल ऑफ नेटिंग, एक बार देख लीजिए आप लोग। मान लीजिए मैंने सुबह 100 शेयर खरीदे एचयूएल के, और मैंने शाम तक सिर्फ 50 बेच दिए हैं, मतलब इंट्राडे में मैंने 50 शेयर हटा दिए, 50 मैंने रख लिए जो कि मैं डिलीवरी के लिए लेके जाऊंगा। तो ये हो गया नेटिंग ऑफ ट्रेड्स। अच्छा, उसके बाद मैंने मान लीजिए 100 इन्फोसिस खरीदे, 50 गुजरात अंबुजा खरीदा और 150 बेच दिया। तो अब मेरे को यहाँ तो 50 का नेट ऑफ हो गया, 100 के इन्फोसिस के पैसे मुझे देने पड़ेंगे, यहाँ 50 एचयूएल के पैसे मुझे देने पड़ेंगे, और यहाँ पे मुझे 100 गुजरात अंबुजा के शेयर्स देने पड़ेंगे। तो ये गुजरात अंबुजा के शेयर्स के बदले मुझे पैसे मिलेंगे और ये दोनों के पैसे मुझे देने पड़ेंगे। तो ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ नेटिंग। अब ये सेटलमेंट का पे इन पे आउट चीज समझ लीजिए। देखिए, जब भी कोई बाई करता है तो या तो वो पैसे देगा, और दूसरा पार्टी जिसने सेल किया होगा वो शेयर्स देगा। तो एक जन सिक्योरिटी पे इन लगाता है, एक जन फंड पे इन लगाता है।
इसको दूसरे में समझे तो जिसने शेयर्स सेल किया है वो पे आउट देगा, और जिसको मतलब जिसने जिसने सेल किया उसे पैसे मिलेंगे तो उसे पे आउट मिलेगा। तो ये हो गया इस तरीके से। ये सेटलमेंट साइकिल है। जनरली टी डे पे ट्रेडिंग होगी, क्लियरिंग एक्टिविटी उसकी T+1 पे होगी, मतलब जितने भी चार्जेस वगैरह ये सब नेक्स्ट दिन तक कलेक्ट हो जाएंगे, और उसके बाद T+2 तक सेटलमेंट हो जाएगा। मतलब शेयर्स आपके डीमैट से आने थे तो डीमैट में आ जाएंगे, डीमैट में जाने हैं तो डीमैट में से चले जाएंगे। मार्जिन देखिए सीधा हिसाब है। पहले तो देखिए ये मार्जिन जो कंसेप्ट है ना, ये आज के डेट में ऐसा नहीं है। आज के डेट में सीधा है 25% इंट्राडे में मार्जिन रिक्वायरमेंट है, और 20% मार्जिन रिक्वायरमेंट है अगर आप डिलीवरी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, आपने शेयर आज लिया और 2 दिन बाद भले आपको शेयर मिलने वाले हैं, बट उसका 20% पैसा आपको आज ही देना पड़ेगा। और उसमें भी अगर आपको इंट्राडे करना है तो उसका एटलीस्ट 25% मार्जिन आपको एक्सचेंज को देना पड़ेगा, तभी मतलब सॉरी ब्रोकर के पास रखना होगा, तभी आप ट्रेड कर सकते हैं। और ये बढ़ने वाला है, 25% से 50% होगा, फिर 75% होगा, फिर 100% हो जाएगा। तो मतलब इंट्राडे में भी आपको पूरी मार्जिन रख के मार्जिन ट्रेड करने पड़ेंगे। अच्छा, 3 तरह के मार्जिन होते हैं। वैल्यू एट रिस्क, मतलब उसकी जो पूरी एवरेज वोलेटिलिटी होती है 1 साल की, वो मेजर की जाती है, वो उसको बोलते हैं वैल्यू एट रिस्क। तो एक दिन में वो कितना ज्यादा मैक्सिमम वोलेटाइल हो सकता है। एक्सट्रीम लॉस मतलब सबसे खराब सिचुएशन में भी वो कितना वोलेटाइल होगा। अब मार्क टू मार्क मतलब आज मैंने 1950 में लिया, 1960 में बेच दिया, तो ये 10 रुपए का जो हुआ इसको मार्क टू मार्क बोलते हैं। मेरे को अगर प्रॉफिट के साइड में हुआ तो मेरे लिए मार्क टू मार्क प्रॉफिट है, और अगर लॉस के साइड होगा तो मार्क टू मार्क लॉस है। अब देखिए, अब मैंने शेयर सेल तो कर दिया, बट मेरे पास शेयर है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा एक्सचेंज को भाई मैं नहीं कर सकता, तो मैंने बेसिकली डिफॉल्ट कर दिया। जब डिफॉल्ट में करता हूँ तो शेयर्स के ऑक्शन होते हैं, उस ऑक्शन में एक्सचेंजेस खरीदते हैं वो शेयर, और जिसको काउंटर पार्टी है उसको शेयर्स डिलीवर करते हैं। फंड शॉर्टेज जैसे ही होता है तो उस पर मार्जिन की पेनल्टी लग जाती है। कॉर्पोरेट एक्शंस क्या क्या हो गया, बोनस, राइट, स्प्लिट, मर्जर, डिविडेंड, ये सबका इम्पैक्ट देना पड़ता है। ये सबका एक रिकॉर्ड डेट होता है, ये सबका रिकॉर्ड डेट के दिन पे ये सब कुछ एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। मान लीजिए 1:1 का बोनस इशू है, तो उस दिन शेयर प्राइस का रिकॉर्ड डेट है, तो वो शेयर प्राइस उस दिन हाफ हो जाएगा। अच्छा, कम बेसिस एक्स बेसिस, ये क्या हो गया, मान लीजिए कोई डिविडेंड अनाउंस है कंपनी में, और उसका रिकॉर्ड डेट है मान लीजिए आज का 14 जनवरी, तो आज उसमें वो डिविडेंड का प्राइस एडेड रहेगा। कल 15 जनवरी जब मार्केट खुलेगा तो एटलीस्ट वो डिविडेंड का प्राइस शेयर प्राइस से हट जाएगा। प्राइस एडजस्टमेंट कोई भी चीज का कुछ होता है, ठीक है, तो जो भी इस तरीके की जो भी शफलिंग हुई कि 14 तारीख के बदले 15 तारीख को एक्स डिविडेंड होने वाला है, तो जब एक्स डिविडेंड होना है तो उसका प्राइस एडजस्टमेंट एक्सचेंजेस कर देते हैं। अब ये सर्किट ब्रेकर्स के रूल्स हैं। बेसिकली देखिए, अगर इंडेक्स में 10% का सर्किट लग जाता है तो मार्केट थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ता है। ड्यूरेशन याद दिया है 45 मिनट्स का, 15 मिनट्स का। मैंने अपने पूरे लाइफ साइकिल में अभी तक सिर्फ 4 बार सर्किट लगते देखे हैं इंडेक्सेस में, तो ये इस तरीके से ही है। अगर 15% का सर्किट लगा तो इतने देर का बंद होगा, और 20% का लग गया तो मार्केट खुलेगा ही नहीं। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या हो गया, मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड इन द मार्केट इनटू द शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी। तो उस बेसिस पे लार्ज कैप कंपनीज, स्मॉल कैप कंपनीज और मिड कैप कंपनीज डिटरमाइन होती हैं। बेसिकली जो टॉप 100 कंपनीज हैं उनको हम लोग लार्ज कैप बोलते हैं, फिर मोर देन ये क्या नाम है इसका 100 to 500 वाले को मिड कैप बोलते हैं, और 500 के नीचे रैंक वाली कंपनीज को हम लोग बोलते हैं आपका स्मॉल कैप। सो इस तरीके से ये कैटेगराइजेशन है। मार्केट टर्नओवर देखिए, दिन भर में जितनी ट्रेडिंग होती है ना, वो ट्रेडिंग टोटल समेशन जब करेंगे उसको बोलते हैं मार्केट टर्नओवर। मार्केट इंडिसेस जैसे हमने बताया था, निफ्टी और सेंसेक्स में 30 शेयर है, निफ्टी में 50 शेयर है। सबसे ज्यादा इंडिया में ट्रेडिंग होती है निफ्टी में, किसी शेयर में नहीं, किसी स्टॉक में नहीं, सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है निफ्टी में। इंडेक्स की ट्रेडिंग हम डेरिवेटिव चैप्टर्स में देखेंगे। ये कुछ और को पॉपुलर इंडेक्सेस हैं, बट ये सबसे ज्यादा पॉपुलर एक बैंक निफ्टी बोल के इंडेक्स है, वो पॉपुलर है। अब देखिए, मार्केट प्राइसेस समझने का
क्या लॉजिक हुआ, जो भी हमारे कोई भी हम मनी कंट्रोल खोले या कोई भी वेबसाइट खोले जिससे शेयर मार्केट से रिलेटेड हो, उसमें एक पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस दिया रहता है, वो प्राइस उसके लास्ट ट्रेडेड प्राइस का प्राइस होता है, मतलब लास्ट जब उसमें ट्रेडिंग हुई है वो प्राइस वहां पे दिखता है, और वो वॉलेटाइल रहता है, वो चेंज होते रहता है। इसका मतलब क्या है, उसमें कंटिन्यूअस ट्रेडिंग चल रही है। अब लिस्टेड कंपनीज को क्या क्या डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं, देखिए उनको जो भी चीज वो कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ भी वो एक्टिविटी अंडरटेक कर रहे हैं, उनको सब डिस्क्लोजर देना पड़ता है। उनके बुक्स और सब चीजों का डिस्क्लोजर देना पड़ता है। उनको क्वार्टरली अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स और आपके ये शेयर होल्डिंग पैटर्न देने पड़ते हैं। उनको एनुअल रिपोर्ट, बैलेंस शीट, ये सब एक्सचेंजेस को टाइम टू टाइम सबमिट करने पड़ते हैं। ये सब कंप्लायंसेस उनके ऊपर है। अब रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स, ठीक है, इतने डिपॉजिट अमाउंट्स हैं, ये सब डिपॉजिट अमाउंट्स आप देख लीजिएगा। ये डिपॉजिट अमाउंट आपको एक्सचेंजेस के पास रखने पड़ते हैं पर एक्सचेंज। तो पर एक्सचेंज आप इतने रुपए रखते हैं, और कितने एक्सचेंजेस में तो सेगमेंट वाइज भी है। तो जो आप मान लीजिए आपने फ्यूचर्स एंड ऑप्शन का सेगमेंट लेना चाहा, तो उसमें ज्यादा डिपॉजिट लगता है, एनएससी ज्यादा डिपॉजिट भी लेता है ब्रोकर से। तो ये डिपॉजिट तो उसको रखना है जिसके अगेंस्ट उसको एक्सपोजर भी नहीं मिलेगा। तो ये डिपॉजिट ब्रोकर्स को मेंटेन करने पड़ते हैं एक्सचेंज के पास। ये इतने पैसे उसके ऐसे ही ब्लॉक्ड रहते हैं। उसके बाद जो आप पैसे दोगे उसके अगेंस्ट आप ट्रेडिंग करवा सकते हो। इससे क्या होता है, एटलीस्ट उतना पैसा एक्सचेंजेस का सेफ गार्डेड रहता है। अच्छा, मार्जिन पेनल्टीज एंड पेनल्टीज फॉर शॉर्टफॉल एंड डिफॉल्ट। देखिए सीधा हिसाब है, आपने कोई भी गलती करी आपको पेनल्टी लगेगी। अगर मान लीजिए क्लाइंट से आपको 100 रुपए मार्जिन लेना था, आपने 80 रुपए लिया, फिर भी उसको ट्रेडिंग करा दी, तो 20 रुपए पे मार्जिन की पेनल्टी लगेगी, और पेनल्टी के बाद प्लस जीएसटी भी लग जाता है। उसके बाद आपने अगर पेइंग शेयर का देना था, आपने नहीं दिया, तो वो शेयर ऑक्शन में जाएंगे, उस पर पहले तो 20% पेनल्टी है, प्लस ऑक्शन में जो प्राइस पे करना पड़ा वो पैसा भी आपको देना पड़ेगा। कोर गारंटी सेटलमेंट फंड, बेसिकली सीधा हिसाब समझिए कि जो भी ये पेनल्टीज कलेक्ट होते हैं वो जाते हैं सेटलमेंट गारंटी फंड में। और ये कब यूज होता है, इन इवेंट ऑफ ए डिफॉल्ट ऑफ ए ब्रोकर, ये फंड यूज होगा टू मेक द पे आउट्स। ब्रोकर्स का टाइम टू टाइम ऑनलाइन मॉनिटरिंग चलते रहता है ब्रोकर्स के पोजीशन लिमिट्स का। मान लीजिए अगर उसके 1 करोड़ रुपए हैं आपके पास, तो आपने अगर उसको 80 लाख तक की लिमिट देना है, तो जैसे ही 80 लाख के आसपास पहुंचेगा, आप उसके बाद उसको नए पोजीशन नहीं लेने दोगे। ये हो गया ब्रोकर का मॉनिटरिंग। अच्छा, उसके बाद जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, जिसको मेंबर्स ऑफ द एक्सचेंज हम बोल रहे थे, वो सबका इंस्पेक्शन होता है, एक्सचेंजेस इंस्पेक्शन कंडक्ट कराते हैं। अब ये राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, देखिए ये तो हमने क्लियर दे दिया कि उसको यूसीसी मिलना चाहिए, उसको कॉपी ऑफ केवाईसी मिलना चाहिए, उसको जो भी ट्रेड्स एग्जीक्यूट हुए उसका डिटेल मिलना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट उसको मिलना चाहिए, जो चार्जेस लगा है उसका पूरा डिटेल होना चाहिए। उसको कोई भी इशू अगर होता है तो वो एक्सचेंजेस में कंप्लेन कर सकता है या ब्रोकर के पास कंप्लेन कर सकता है। वो चीज हो गया कि ये हो गया राइट्स ऑफ इन्वेस्टर्स। और सिर्फ उसको राइट्स है नहीं, उसको ऑब्लिगेशंस भी हैं। उसको सारे डिटेल्स अपना देना पड़ेगा, हर चीजें वॉलंटरी डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी, उसको रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट पढ़ना पड़ेगा, ये उसका ऑब्लिगेशन है। ये नहीं बोल सकता मुझे पता ही नहीं था, ट्रेड के डिटेल्स वेरीफाई करने होंगे, बाद में ये नहीं बोल सकता ये मैंने खरीदा ही नहीं था। आपको डिटेल जब दिया गया तो आप देखिए, और अगर आपको फिर भी इशू लगता है तब आप कंप्लेंट लेके आइए। ग्रीवेंस रिड्रेसल, अगर कोई भी क्लाइंट को अगर ग्रीवेंस होता है वो एक्सचेंजेस में आ सकता है, अपना ग्रीवेंस ले आके एक्सचेंजेस उसको टेकअप करते हैं, टेकअप करके ब्रोकर को बुलाते हैं, क्लाइंट को बुलाते हैं, दोनों को आपस में मैटर सॉर्ट आउट करने का मौका देते हैं। अगर वो नहीं करते हैं तो आईजीआरसी मेंबर अपॉइंट होते हैं, जो कि मान लीजिए कोई रिटायर्ड जज हो गया, या कोई बैंकिंग प्रोफेशनल हो गया, या कोई एक स्टॉक एक्सचेंज का ही रिटायर्ड सीनियर ऑफिशियल हो गया। वो दोनों की पार्टी की बातें सुनता है, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करता है और उस बेसिस पे अपना ऑर्डर पास करता है। तो ये हो गया ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। तो और उसके बाद भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो आप आर्बिट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आर्बिट्रेशन में क्या है, उसी चीज को फिर से उस मैटर को दूसरे तरीके से डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए आज का चैप्टर हम यहीं एंड करते हैं।